Hello students, welcome to my channel Simplified Social Science. In continuation with this chapter, Crisis of the 14th Century. देखिए, अर्ली 14th सेंचुरी में यूरोप में एक्सपेंशन स्लो हो गया था। अर्ली 14th सेंचुरी मतलब ईयर 1300। नॉर्दर्न यूरोप में इसके तीन फैक्टर्स थे और वो तीन फैक्टर्स जो हैं वो मैं आपके सामने बताने के लिए जा रही हूँ। फर्स्ट, नॉर्दर्न यूरोप में बाय 13th सेंचुरी काफी वॉर्प समर्स हो गई थी और प्रीवियस 300 इयर्स जो है वो बिटरली कोल्ड समर्स थी। सीजन्स जो है ग्रोइंग क्रॉप्स केवल एक महीना रह गया था और बहुत डिफिकल्ट हो गया था कि स्टॉर्म्स के बीच में क्रॉप्स को ग्रो करना, एंड विच रिजल्टेड इन लेस इनकम इन टैक्सेस ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, फार्मर्स के लिए ग्रो करना क्रॉप्स मुश्किल हो गया था। अपॉर्चुनिटीज जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस में थी बिफोर 13th सेंचुरी, उसके वो अपॉर्चुनिटीज को यूज करते हुए फार्मर्स ने बहुत ज्यादा लैंड को रिक्लेम किया। रिक्लेम का मतलब होता है स्टूडेंट्स खाली कर लिया उस लैंड को, बट इंटेंसिव प्लॉइंग के कारण इट हैड एग्जॉस्टेड द सॉइल डिस्पाइट द प्रैक्टिस ऑफ 3 फील्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। मतलब रोटेशन ऑफ क्रॉप जो कि अच्छी प्रैक्टिस है सॉइल कंजर्वेशन की, इसके होने के बाद भी इवन देन the clearance was not accompanied by soil conservation, and shortage of pastures reduced the number of cattle। और फर्स्ट पॉइंट पूरा कंप्राइज करके अगर मैं आपको कहूं तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। सेकेंड पॉइंट आ जाता है दैट ट्रेड वाज हिट बाय सीवियर शॉर्टेज ऑफ मेटल मनी बिकॉज ऑफ शॉर्टफॉल इन द आउटपुट ऑफ सिल्वर माइंस ऑस्ट्रिया में, सर्बिया में, एंड दिस फोर्स द गवर्नमेंट कि वो सिल्वर कंटेंट करेंसी का रिड्यूस करे, चीप मेटल्स की करेंसी जो है वो स्टार्ट करे। अब इससे ज्यादा और खतरनाक बात क्या थी? अबाउट द मोर्टेलिटी रेट। नाउ एज ट्रेड एक्सपेंडेड इन 13th एंड 14th सेंचुरीज, शिप्स जो गुड्स कैरी करके ले जाती थी दूर कंट्रीज में, वो यूरोपियन पोर्ट्स पे आने लगी। along with the ships came rats। और अगर आपको याद हो, आप लोगों ने वियतनाम वाले चैप्टर में भी, अगर आपने कभी हिस्ट्री की बुक्स में 10th में, रैट्स को लेकर ये एक था दैट प्लेग इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया, ब्लैक डेथ। वेस्टर्न यूरोप, relatively isolated in earlier century, was hit by this epidemic। मतलब शिप्स के साथ रैट्स भी आ रहे थे। एंड मॉडर्न एस्टिमेट ऑफ मोर्टेलिटी जो है इज दैट पेंडेमिक इज अबाउट 20% ऑफ द पीपल ऑफ होल ऑफ यूरोप डाइड, with some places losing as much as 40% of the population। मतलब ये जो यूरोप की पॉपुलेशन थी, इट वाज वर्स्टली हिट बाय द बubonic plague ड्यू टू रैट्स। और उसका रीजन क्या था? इसका रीजन क्या था? बिकॉज शिप्स जो हैं वो बहुत ज्यादा यूरोपियन पोर्ट्स पर आ रही थी। तो आई होप आपको ये तीन रीजन समझ में आएंगे। वन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, another reason which is related with the severe shortage of metal money, and the third reason it is related with the this population reduction। एंड ये एंड एज ट्रेड सेंटर्स एंड सिटीज सबसे ज्यादा हार्ड हिट हुई थी, एंड इट एनक्लोज्ड कम्युनिटीज लाइक मोनेस्ट्रीज एंड कॉन्वेंट्स व्हेन वन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टेड द प्लेग। और इसीलिए इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर एवरीवन डिड, एंड इन ऑलमोस्ट एवरी केस नन सर्वाइव। मतलब ट्रेड सेंटर्स स्टार्ट हो गए थे। आपने अभी कोविड में भी क्या देखा था? कोविड स्टार्ट हुआ था वुहान से। वुहान से लोग पेरिस आते थे, पेरिस में काम करने आते थे, और लोगों का आपस में मिलना जुलना, इसके कारण भी ये कोविड जो है वो स्प्रेड हुआ था। इन द सेम वे ट्रेड सेंटर्स इंक्रीज होने के कारण सिटीज सबसे ज्यादा हिट हुई थी, एंड लोग इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टेड द व्हेन वन इंडिविजुअल कॉन्ट्रैक्टेड द प्लेग, और धीरे धीरे करके सबको एकदम से ये हो गया। द प्लेग टुक टोल among infants, young and elderly। सबसे पहले ये जो प्लेग है, इसने सबसे पहले जो डेथ्स हुई थी वो हुई थी यंग की, माइनर की, और ओल्ड एज पीपल की, क्योंकि दोनों में थोड़ा रेजिस्टेंस कम होती है, ओल्ड पीपल में तो काफी कम होती है। अब दिस कैटोस्ट्रोफिक
कंबाइंड विद द इकोनॉमिक क्राइसिस, इसके कारण सोशल डिसलोकेशन हो गई थी। ये ऐसी गंभीर सिचुएशन, साथ में इकोनॉमिक क्राइसिस, सोशल डिसलोकेशन हो गई थी। डीपॉपुलेशन रिजल्टेड इन अ मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर। अब पॉपुलेशन कम तो लेबर आएगी कहां से? ये इम्बैलेंस जो है, तो डीपॉपुलेशन रिजल्टेड इन द मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर, ये इसके इफेक्ट थे। सीरियस इम्बैलेंसेस were created between agriculture and manufacture because there were not enough people to engage in both equally. Prices of agricultural goods जो थे वो एकदम से ड्रॉप हो गई, as there were very few people कि वो बाय कर सके। वेज रेट्स, प्राइसेस एग्रीकल्चर गुड्स की ड्रॉप हो गई, वेज रेट्स इंक्रीज हो गया। आप देखिए ये इकोनॉमिक्स का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है कि जिस चीज की डिमांड इंक्रीज होती है प्राइस भी इंक्रीज होते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर लेबर नहीं थी एंड इंग्लैंड में 250% वेजेस जो हैं वो एग्रीकल्चर लेबर की इंक्रीज हो गई थी, और वेजेस इंक्रीज करनी पड़ी थी बिकॉज देयर वाज नथिंग, नो सॉल्यूशन वाज लेफ्ट ऑन। अब सोशल अनरेस्ट, इनकम सबसे ज्यादा जो हिट हुई थी वो थी लॉर्ड्स की। कोई ये दुख की बात नहीं है, ठीक है, ऑब्वियस है कि उनकी इनकम हिट हुई थी और एग्रीकल्चर प्राइसेस डाउन हो गए थे, वेजेस इंक्रीज हो गई थी। एंड ये एक बेस आप समझ लीजिए, ये सोशल अनरेस्ट का बेस था। ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की प्राइसेस जो है वो डिक्रीज हो गई थी पर लेबर इंक्रीज हो गई थी। सो दे इन डेस्परेशन दे ट्राई टू गिव अप मनी कॉन्ट्रैक्ट्स जो उन्होंने एंटर किया था, एंड दिस वाज वायलेंटली अपोज्ड बाय पीजेंट्स, पर्टिकुलरली बेटर एजुकेटेड और जो प्रॉस्परस थे। पीजेंट्स ने रिवोल्ट किया फ्रांस में, फिर इंग्लैंड में। दो दीज रिबेलियंस वर रूथलेसली क्रश्ड, इनको बिल्कुल क्रश कर दिया गया, दैट दे अकर्ड विद मोस्ट इंटेंसिटी इन दोज एरियाज एंड ये in a sign that peasants were attempted to protect the gains they had made in previous centuries। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट देते हुए, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या था कि वेजेस, जो कॉन्ट्रैक्टर है वो अपने आप इनको पैसा ज्यादा लेगा लेकिन पीजेंट्स को पैसा नहीं मिलता था। इसके कारण पीजेंट्स ने उस समय रिबेल किया था और इन रिबेल्स को बहुत आसानी से क्रश करने की कोशिश भी करी गई थी इन रिबेल्स को। एंड डिस्पाइट सीवियर रिप्रेशन, sheer intensity of peasant opposition ensured that old feudal relations अब दोबारा से नहीं बनेंगे। मतलब वो जो लॉर्ड की जो सुप्रीमेसी है लॉर्ड्स की और किंग की, वो अब खत्म हो जाएगी। Therefore, the Lord succeeded in crushing the revolt. Peasants ensured कि feudal privileges अब दोबारा ना स्टार्ट हो। पीजेंट्स इस चीज को बहुत ध्यान रख रहे थे कि ये दोबारा से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से फ्यूडल प्रिविलेजेस। पॉलिटिकल चेंजेस, नाउ पॉलिटिकल चेंजेस, डेवलपमेंट्स इन पॉलिटिकल स्फीयर पैरेलल विद सोशल प्रोसेसेस इन द 15th एंड द 16th सेंचुरी। ये एक यूरोपियन किंग्स की स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर। पावरफुल न्यू स्टेट्स, they were created as significant for Europe कि इकोनॉमिक चेंजेस यूरोप में, मतलब अब ये पॉलिटिकल चेंजेस आ क्या रही थी, यू आर गोइंग टू सी दैट। हिस्टोरियंस जो हैं ये दे हैव देयरफॉर कॉल्ड दीज किंग्स द न्यू मोनार्क्स कहा है इनको। लुइस 11 फ्रांस में, मैक्सिमिलियन इन ऑस्ट्रिया एंड हेनरी इन इंग्लैंड, इन्होंने क्या किया था, दे वर एब्सोल्यूट रूलर। एब्सोल्यूट मतलब इनके पास पूरी पावर इनके अपने कंट्रोल में थी। जिन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया था, ऑर्गेनाइजिंग द स्टैंडिंग आर्मीज, परमानेंट ब्यूरोक्रेसी एंड नेशनल टैक्सेशन इन स्पेन, पुर्तगाल, दे बिगेन टू प्ले अ रोल इन यूरोप्स एक्सपेंशन। तो इन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट, दे वर एब्सोल्यूट रूलर्स, और इन्होंने एक ये परमानेंट ब्यूरोक्रेसी रख ली, नेशनल टैक्सेशन पॉलिसी रख ली। ये नए जमाने के थे किंग से ये, लेकिन ये थोड़ा सा इनका डिफरेंट था इनका व्यू पॉइंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि ये जीत जो गए थे ये मोनार्क्स वाज अ सोशल चेंजेस जो 12th और 13th सेंचुरी में हुई थी, जिसके बारे में हमने बात करी थी अभी पीछे। फ्यूडल सिस्टम डिसॉल्व हो गया था। देखिए गांव में फ्यूडल सिस्टम डिसॉल्व हो गया था, लॉर्डशिप का कंट्रोल कम हो गया था, बट the slow rate of economic growth had given the first opportunities kings को to increase their control over the powerful and not so powerful subject, कि वो अपना कंट्रोल पावरफुल
एंड नॉट सो पावरफुल सब्जेक्ट्स में अपना कंट्रोल इंक्रीज कर दे। एंड ये एक पावरफुल एंड नॉट सो पावरफुल सब्जेक्ट्स का मतलब इधर क्या है, लोग जिनको वो रूल कर रहे थे, कि किस तरीके से वो उनको कंट्रोल करें। रूलर्स डिस्पेंस द सिस्टम ऑफ फ्यूडल लेवीज फॉर देयर आर्मीज, इंट्रोड्यूस किया उन्होंने प्रोफेशनली ट्रेन्ड इन्फेंट्री, ये सारे उन्होंने अपने डिफेंस के सिस्टम को काफी मॉडिफाई किया एंड डायरेक्टली अपने कंट्रोल में किया। रेजिस्टेंस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी क्रम्बल्ड इन द फेस ऑफ फायर पावर। तो ऑटोक्रेसी, द रेजिस्टेंस ऑफ द एरिस्टोक्रेसी सॉरी क्रम्बल्ड इन द फेस ऑफ द फायर पावर इन द किंग, और ये किंग की फायर पावर में एकदम से क्रम्बल हो गया था ये। नाउ बाय इंक्रीजिंग टैक्सेस, मोनार्क्स इनको काफी रेवेन्यूज मिल गए थे, रेवेन्यूज मिलने के कारण आर्मीज इंक्रीज कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे अपने फ्रंटियर्स को, वो एक्सपैंड कर रहे थे, एंड internal resistance to royal authority was also increasing. And centralized common thread running through all types of opposition to monarchies was the question of taxation. इंग्लैंड में रिबेल हुए एंड दे वर पुट डाउन। जो भी ये इन सालों में रिबेल हुआ, ये सब जो है रिबेल्स, इनको क्रश कर दिया गया बाय एनी मीन्स। और इनको क्रश करने का मेन पर्पस यही था कि इनको क्रश कर दिया गया बाय दिस न्यू रॉयल सिस्टम। lesser nobles, often members of local assemblies, resisted this royal aspiration of their power। मतलब कम थोड़े नोबल्स ने ये जो बढ़ती हुई पावर है मोनार्क्स की, उसको उन्होंने थोड़ा कंट्रोल किया। द रिलीजियस वॉर्स इन फ्रांस इन द 6th century were in part a contest between royal privileges by regional liberties। नोबिलिटी ने क्या किया, नोबिलिटी मैनेज अ टैक्टिकल शिफ्ट इन ऑर्डर। उन्होंने एक टैक्टिक बनाई टू एंश्योर देयर सर्वाइवल। मतलब नोबल्स राजा नहीं थे, पर उन्हीं की एक तरीके से ग्रुप था उनका। उन्होंने अपने आप को राजा का लॉयलिस्ट बना लिया। एंड रॉयल एब्सोल्यूटिज्म हैज बीन कॉल्ड अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ फ्यूडलिज्म। तो यहाँ पे जो डेवलप हुआ, वो एक मॉडिफाइड फॉर्म डेवलप हुआ फ्यूडलिज्म का। प्रिसाइजली द सेम क्लास ऑफ पीपल हु हैड बीन रूलर्स इन द फ्यूडल सिस्टम, लॉर्ड्स कंटिन्यूड टू डोमिनेट द पॉलिटिकल सीन। दे वर गिवन परमानेंट पोजीशन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में। आप देखिए लॉर्ड्स दोबारा से पावरफुल हो गए, बट द न्यू रिजाइम्स कुछ वे में डिफरेंट थी। और वो डिफरेंस क्या था, वो आप नेक्स्ट उसमें सब टॉपिक में आप देखने के लिए जा रहे हैं। एंड द किंग वाज नो लॉन्गर एट द एपेक्स ऑफ द पिरामिड, or where loyalty had been a matter of personal dependence. Now he was in the center। और all monarchs, weak या powerful, उनको लॉर्ड्स की कॉपरेशन की जरूरत होती थी। पैट्रोनेज became the means of ensuring such cooperation। पैट्रोनेज मतलब सपोर्ट। पैट्रोनेज could be given or obtained money, और मनी जो है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वे बन गया इन विच नॉन एरिस्टोक्रेटिक एलिमेंट्स को, जिनके पास मनी था, मर्चेंट्स एंड बैंकर्स, अब वो रॉयल कोर्ट में जा सकते थे इजीली। एंड they lent the money to the kings, they used it to pay the wages of soldiers। ये मनी को वो यूज करते थे। एंड द लेटर हिस्ट्री of France and England was to be shaped by these changes in power structures। In the reign of childlike Louis XIII of France, a meeting was held फ्रेंच कंसल्टेटिव पार्लियामेंट में। एस्टेट जनरल, जिसको आपको अगर याद हो 9th क्लास में आपने पढ़ा था इसके बारे में, कि ये फ्रांस में 1614 में एक मीटिंग हुई थी फ्रांस कंसल्टेटिव पार्लियामेंट की। एंड आफ्टर दिस मीटिंग it was not summoned again for nearly 2 centuries till 1789, because the kings did not want to share power with 3 orders। किंग्स जो है वो पावर शेयर करना नहीं चाहते थे। नाउ व्हाट हैपेंड इन इंग्लैंड आफ्टर दैट, ये एक बहुत डिफरेंट स्टोरी है। Even before the Norman contest, the Anglo-Saxons, they had a great council which the king had to consult before imposing any tax। मतलब ये काउंसिल थी जिसको किंग को, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट होती है लाइक दैट,
एंड बाद में यही जो है वो पार्लियामेंट बन के आई, विच कंसिस्टेड ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड एंड हाउस ऑफ कॉमन्स, जैसे इंग्लैंड में है। एंड किंग चार्ल्स वन who ruled for 11 years without calling parliament, बाद में उसको फोर्स करा गया और उसने पार्लियामेंट कॉल करी बिकॉज उसको मनी की जरूरत थी। एंड अ सेक्शन ऑफ पार्लियामेंट डिसाइडेड टू गो टू वॉर अगेंस्ट हिम, बाद में उन्होंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया, और एग्जीक्यूट मतलब मार दिया उनको। एंड दिस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग एंड मोनार्की रिस्टोर हो गई, बट कंडीशन पार्लियामेंट रहेगी। और पार्लियामेंट क्या थी? लोगों की। पार्लियामेंट में पावर किसके पास थी? लोगों के पास। तो मोनार्की रिस्टोर तो हुई, पर उसका बिल्कुल फेस बदल गया। टुडे फ्रांस हैज अ रिपब्लिकन गवर्नमेंट। इंग्लैंड में आज भी आप देखते हैं मोनार्की है, सिस्टम मोनार्कियल, बट उसके पास पावर नहीं है। तो ये चैप्टर जो है ये आज की प्रेजेंट यूरोपियन मोनार्कियल सिस्टम को स्टूडेंट्स उसके साथ आप कोरिलेट कर सकते हैं। सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि सब्सक्राइब माय चैनल, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए एज फार एज यू कैन। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर 3 ऑनर्स। प्लीज कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में।